नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कानपुर हिंसा के पीछे बड़ी साजिश, हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी गिरफ्तार, हजारों के ऊपर केस दर्ज। कानपुर हिंसा पर योगी सरकार सख्त एक्शन में, दोषियों को बख्शने के मूड में नहीं सीएम योगी, दंगाइयों के खिलाफ लगेगा गैंगस्टर एक्ट और एनएसए। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर नया ट्विस्ट, सीट 6 और उम्मीदवार 7। छठी सीट के लिए बीजेपी और शिवसेना के बीच होगा कड़ा मुकाबला। लोकसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अखिलेश को घेरने के लिए बीजेपी ने चला दांव। आजमगढ़ सीट से भोजपुरी स्टार निरहुआ को दिया गया टिकट। यासीन मलिक की सजा को लेकर पाकिस्तान में बौखलाहट, इंटरनेशनल कोर्ट में यासीन के मामले को उठाएगा पाकिस्तान। आज की सबसे पहली खबर कानपुर में भड़की हिंसा मामले पर। जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा ने अब विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने इस हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही मुनव्वर राणा की बेटी और सपा नेता सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट पर रखा गया है। करीब 1500 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। कई धाराओं के साथ केस दर्ज हुए हैं। 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ भी बताया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हिंसा भड़कने की वजह क्या थी? साथ ही जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया है उसकी वजह से कोई नए राज सामने आएंगे? देखिए, ये पीएफआई की छाप है इस ऑपरेशन के ऊपर जी। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बस दिक्कत ये हो गई कि पीएफआई ने इस बार गलत नंबर डायल कर दिया। ये कर्नाटका नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, ना ही राजस्थान है। यहाँ योगी की सरकार है। जिस हिसाब से इनका इलाज किया जा रहा है उससे पीएफआई हो या फिर और कोई, अब यूपी के अंदर इस तरह का दुस्साहस करने का ये लोग कभी भी साहस नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? बहुत ही सिंपल। प्रधानमंत्री मोदी को 3 तारीख को वहाँ आना था। इन लोगों ने बहाना बना लिया कि नुपुर शर्मा ने किसी टीवी डिबेट के दौरान मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई बेअदबी की। उन्होंने कोई बेअदबी नहीं की। उन्होंने जो बातें कही, जाकिर नाइक के तमाम वीडियोस में वो बात कही गई है। तमाम मौलवी मौलानाओं की तकरीरें जो यूट्यूब पे है, उनके खिलाफ आप क्यों नहीं भड़का रहे हो लोगों को? उनकी गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? एक महिला बीजेपी की प्रवक्ता है, उसने ये बात कह दी, आपको मिर्ची लग गई, तो ये एक बहाना है। और अगर मोहम्मद साहब को के खिलाफ इस तरह की बातें करने से मुसलमान नाराज हो गए तो ये तो पटना में भी होना था, बेंगलोर में भी होना था, महाराष्ट्र में भी होना था, देश के अलग अलग शहरों में होना था। 27 तारीख की बात है। आज तारीख क्या है? 4। अब इसका मतलब यह है कि इन्होंने जानबूझ के कानपुर को चुना। सिर्फ कानपुर के मुसलमानों को मिर्ची लगी हुई है। आपने इस तारीख को इसलिए चुना क्योंकि पीएफआई को मालूम था कि 3 तारीख को प्रधानमंत्री भी होंगे, राष्ट्रपति भी होंगे, गवर्नर भी होंगे और योगी आदित्यनाथ भी होंगे। इससे बड़ा मौका हाथ से नहीं जाए, इसलिए इन लोगों ने कानपुर को चुना। अब ये जो भाई साहब हयात हाशमी, ये नौटंकी कर रहे थे। इन्होंने पहले बंद का आह्वान किया, वीडियो मैसेजेस वगैरह भेजे कि भाई उनकी गिरफ्तारी के लिए ये बंद कर देना, वो कर देना। पुलिस वालों ने जाकर के कहा कि भाई ये काम मत करो, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, राष्ट्रपति आने वाले हैं, कभी और कर लेना। तो इनकी चोरी पकड़ी गई। इनको समझ में आ गया कि पुलिस महकमा जो है इनके पीछे पड़ गया है, तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ तो कर लिया, लेकिन इनकी पोल पट्टी एक सूफी मौलाना ने खोल दी कि इन्होंने विड्रॉ तो कर लिया था, लेकिन ये जो मुस्लिम खुमचे वाले, रेड़ी पटरी वाले, इन्होंने सब्जियां बेचना बंद करके वो पत्थर लेकर के कैरी कर रहे थे,
3-4 दिन पहले से ही तैयारी चल रही थी। मतलब ये पूरी तरीके से ये साजिश है। अब यूपी पुलिस के गिरफ्त में है ये हयात, इससे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि ये मालूम चले कि इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। ये देश को बदनाम करना और देश में आतंक फैलाने का जो धंधा इस पीएफआई ने शुरू किया है, इसका तो कहीं न कहीं फुल स्टॉप करना होगा। कानपुर से शुरुआत हो रही है। सारे लोगों को, जितने भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं, गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत बुक किया जा रहा है। इनके घरों के ऊपर बुलडोजर भी चलेगा और इनको इस तरीके का पनिशमेंट दिया जाएगा कि फिर कोई इस तरह के दुस्साहस करने का कोई हिमाकत न कर सके। जी बिल्कुल, एक तरफ लगातार हिंसा करने वालों पर कार्रवाई हो रही है, केस दर्ज हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस कार्रवाई में सीएम योगी ने सख्त कदम लेने का ऐलान करते हुए दंगाइयों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है, क्योंकि योगी सरकार दंगाइयों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इसीलिए पर्याप्त मात्रा में वीडियो फुटेज मिलने के बाद दंगाइयों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और बुलडोजर भी दौड़ेगा। पुलिस को पूरी छूट दी गई है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करने में कोई चूक ना हो। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर साहब, सीएम योगी के एक्शन के बाद क्या होगा इन दंगाइयों का? दंगाइयों का तो होगा ही होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, एक खबर दे दूं आपको कि योगी जी ने 15 दिन का वक्त दिया है जी पुलिस वालों को, प्रशासन को। ये अचानक से जो सड़कों के बीच जो मज़ार उगाते हैं, उन सब के ऊपर बुलडोजर की तैयारी 15 दिन में सारी लिस्ट। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ आदेश दिए हैं कि सड़कों पे जो नमाज उमाज, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ होता है, इस पे कड़ाई से पाबंदी होनी चाहिए। आपने छेड़ा है तो अब उसका अंजाम भी भुगतने को तैयार रहना चाहिए। आपने ये सोच लिया कि ये इस तरह का पथराव करके, तमाशा क्रिएट करके आप प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी की सरकार को बदनाम करेंगे और उसको आंदोलन का हिसाब किताब देंगे। ये मुनव्वर राना, उसकी बेटी, वो प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाली थी कि भाई मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, भाई पत्थर चलाओगे, जुमे की नमाज में बैठ करके तुम देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ आग उगलोगे, पत्थर के इकट्ठा करोगे और मासूम इनोसेंट नागरिकों के ऊपर आप अत्याचार करोगे, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि न सिर्फ कानपुर बल्कि देश में तमाम इस तरह के दंगाई माइंडसेट वाले लोगों को एक साफ साफ संदेश देना चाहिए कि इनफ इज़ इनफ, हो गया बहुत। ये शाहीन बाग, ये हिजाब, ये नुपुर शर्मा का केस, देश में कानून है। आपको कोई दिक्कत है, किसी ने आपके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, आपकी भावनाओं को आहत पहुंचाया है, उसके लिए कोर्ट जाइए। कानून को अपने हाथ में लेंगे तो उसका इलाज योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई नहीं करने वाला है हिंदुस्तान में, और इस बार इलाज होगा, यही उम्मीद है। जी डॉक्टर साहब, जहां योगी सरकार का डंडा दंगाइयों पर चल रहा है, तो वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में 6ठी सीट को लेकर पेच फंस रहा है, जिस पर बीजेपी और शिवसेना का कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि चुनाव मैदान में उतरे 7 उम्मीदवारों में से किसी ने भी शुक्रवार को अपना नामांकन वापस नहीं लिया। इनमें 4 उम्मीदवार सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी और 3 उम्मीदवार भाजपा से हैं। चुनाव 10 जून को होगा। ये रोचक मुकाबला बहुत समय बाद देखने को मिलेगा। तो वहीं शिवसेना ने चुनाव से पहले किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अपने विधायकों को मुंबई बुलाकर उन्हें एक होटल में ठहराने का निर्णय लिया है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की तरह शिवसेना भी बाड़ेबंदी कर रही है, वजह क्या है? तो जो बीमारी, जो प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में है, वही प्रॉब्लम शिवसेना में है। इसलिए जो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, वही काम शिवसेना कर रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं कर रही, संजय राउत तो और 2-3 कदम आगे चल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया राज्यसभा का चुनाव ही नहीं होना चाहिए जी। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ही इज़ नॉट श्योर। उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है कि शिवसेना के जो विधायक हैं वो कहीं पलटी ना मार दें जी। इस डर की वजह से तो अभी तक स्पीकर का भी इलेक्शन नहीं हो पाया है, बिना स्पीकर के चल रहा है। महाराष्ट्र का विधायिका जी, वहाँ पे अभी तक नहीं चल रहा, उसको टाल मटोल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो अघाड़ी नाम का ये जो
तीन टंगा गाड़ी है, अलग अलग साइज वाले पहियों वाली जो गाड़ी जो चल रही है, वो इन लोगों के लिए उसको कहते हैं माइग्रेन है। कांग्रेस पार्टी किधर, कांग्रेस पार्टी के विधायक किधर वोट दे दें, शिवसेना के विधायक कहाँ वोट दे दें, बिक ना जाएं। जब आप अपने ही एमएलएस के ऊपर आपको भरोसा नहीं होता है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी में क्या हुआ, 2 लोग गायब हैं, 2 विधायक गायब हो गए अचानक से। बोला गया कि भाई चलो रिसोर्ट, वो बोले मैं नहीं जाऊंगा। राजस्थान से 3 गायब हैं, रिसोर्ट पहुंच ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है कि पार्टी जो है वो उसका जो हेल्थ है, इंटरनल रिफ्ट पार्टी के अंदर ज़्यादा है, लोग लीडरशिप से खुश नहीं हैं। यही हाल शिवसेना का भी है। और भारतीय जनता पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो 24/7 इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है। जहाँ कहीं भी इनको लगता है कि भाई कुछ खेल हो सकता है जी, वो मौका नहीं चूकते। राज्यसभा में जिस तरीके से अभी चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में भी चुनाव होगा, राजस्थान में भी होगा, छत्तीसगढ़ में भी होगा, महाराष्ट्र में भी पेच फंस गया। तो भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों को केक वॉक नहीं देना चाहती और इसलिए ये मसला फंसा है। और अगर शिवसेना हार जाती है, जो उनको जीतना चाहिए, जी, और अगर वो हार जाती है तो आप समझिए कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व के ऊपर कितना बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल। चुनावों को लेकर हर राज्य में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनावों में बीजेपी भारी पड़ रही है, तो वहीं यूपी में लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने सपा का खेल बिगाड़ दिया है। सपा तो आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने आजमगढ़ सीट पर भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है और सपा को घेर लिया। आपको याद होगा कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने मैनपुरी की करहल सीट पर ऐसे ही सपा को घेर लिया था। डॉक्टर साहब, इस बार निरहुआ को उतारकर बीजेपी कैसे सपा का खेल बिगाड़ेगी? देखिए, 2 सीटें, एक आजम खान की सीट जी, और एक अखिलेश यादव की सीट, ये दोनों पहुंच गए विधानसभा में जी, और इन्होंने अपने जो एमपी जो चुने हुए थे वहां से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उपचुनाव होगा। जी, अब समाजवादी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। जी, जिस सीट से अखिलेश यादव को निरहुआ ने चैलेंज दिया था, अब फिर से वहां पे चुनाव होना है। अब किसको ये खड़ा करेंगे? खड़ा करने के लिए जो अखिलेश यादव ने तो ये कोशिश की थी कि अपनी पत्नी को, डिम्पल यादव को, जी, वो राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन चीज़ें इस तरह से हुई कि वो ये काम नहीं कर सके और उन्होंने ये खबर फैला दी कि आजमगढ़ से उनकी पत्नी लड़ेंगी। जी, अब आजमगढ़ से उनकी पत्नी लड़ेंगी तो उनके खिलाफ निरहुआ को खड़ा कर दिया गया है। अब उपचुनाव का एक चरित्र समझ लीजिए कि जो पार्टी सरकार में होती है, आदमी जब लोकसभा का चुनाव होता है, लोगों को पता नहीं होता कि किसको कितनी सीटें आ रही हैं। जी, लेकिन जब ये मालूम होता है कि बीजेपी जीत गई है तो लोग अपने वोट को बर्बाद भी नहीं करना चाहते, जीते हुए लोगों को ही वोट करते हैं। ये नॉर्थ इंडिया यानी पूरे हिंदुस्तान में ये मेंटालिटी है वोटर्स की। एक बार इसी तरीके से कन्नौज से डिम्पल यादव हार चुकी हैं। अखिलेश यादव का दांव उल्टा पड़ गया है। अखिलेश यादव अगर अपनी ही सीट को फिर से नहीं जीत पाते हैं, अखिलेश यादव के नेतृत्व के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। यासीन मलिक के केस को पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के राष्ट्रपति सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से वंचित किया है और भारतीय अदालत ने उम्र कैद की सजा दी है। उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ कई मंचों पर इस मुद्दे को उठाने का वक्त आ गया है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान आतंकी यासीन मलिक को बचाने की इतनी पैरवी क्यों कर रहा है? क्योंकि आतंकवाद के साथ खड़ा रहना ये पाकिस्तान की नीयति है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ सरकार किसकी है। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाओ, यूनाइटेड नेशन जाओ, ह्यूमन राइट काउंसिल जाओ, जहाँ जाना है, या उससे भी ऊपर जाना है,
अल्लाह मियाँ के पास जाकर के दरखास्त लगानी है, लगाइए। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। जिस शख्स ने खून की होलियां खेली हैं, इनोसेंट लोगों की जानें ली हैं, उसके साथ कोई भी सभ्य देश, सभ्य व्यक्ति, सभ्य ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अपनी असभ्यता का परिचय पाकिस्तान वो तो शुरू से देता आ रहा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये बात अभी तक उनको ये हजम नहीं हो पाया है कि मोदी ने बिना खून का कतरा बहाए पूरे कश्मीर को आर्टिकल 370 हटा करके भारत में इंटीग्रेट कर लिया है। इट इज़ नो मोर अ बायलैटरल इशू। ये हिंदुस्तान का इंटरनल मसला हो गया है और पाकिस्तान कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। और करने की पोजीशन में भी कैसे रहे? ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये लोग जा रहे हैं, ये जो यूनाइटेड नेशन में जा रहे हैं, भाई कौन जाएगा? इमरान खान तो कह रहा है कि भाई पाकिस्तान 3 टुकड़ों में बंटने वाला है, तो कौन सा टुकड़ा कहाँ जाएगा, कहाँ गिरेगा, ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन एक बात कहना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में जाए, ह्यूमन राइट कमीशन में जाए, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के गुहार लगाए, ये जो पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ बनती है इन सब चीज़ों को लेकर, इसमें हिंदुस्तान की सरकार को इसकी तहकीकात करनी चाहिए कि इस तरह का आइडिया, इस तरह का प्लान बनाने में हिंदुस्तान में बैठे, दिल्ली के लुटियन में बैठे वो गद्दार कौन हैं जो इस तरह की थ्योरी, इस तरह की कहानी प्रचलित करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।